हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विथ अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 20 का पार्ट 5 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है वो आपका है डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में। हमें पता है कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में बेसिकली जो है 4 टाइप के होते हैं: फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन और स्वैप। जिसमें हमने फॉरवर्ड और ऑप्शंस के बारे में पढ़ लिया है। इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखने जा रहे हैं फ्यूचर्स ऑप्शन क्या होता है। तो देखिए, ऑप्शन में आपको पहले ही पता है कि ऑप्शन इसीलिए कहा जाता है कि ताकि जो है हम चाहें तो उस ऑप्शन को एग्जीक्यूट करें, चाहें तो ना करें, है ना। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि इस डेट पर, मान लीजिए जैसे करेंसी का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि 3 महीने बाद मैं आपको 2,500, मान लीजिए 2,500 अमेरिकन डॉलर बेचूंगा, ठीक है। तो ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट अगर हो गया तो 3 महीने बाद, और रेट भी फिक्स हो गया कि भाई जो है हम आपको 70 रुपये पर डॉलर के हिसाब से बेचेंगे। अब जब 3 महीने बीतेंगे उस समय चाहे डॉलर आपका 75 रुपये का डॉलर हो चाहे 60 रुपये का डॉलर हो, ये आदमी इसको 70 रुपये में ही एक डॉलर बेचेगा। तो इससे क्या होता है कि एक तरीके से हम रेट को फिक्स कर ले जाते हैं, एक तरीके से रिस्क को कम कर ले जाते हैं। जो बेसिक टारगेट होता है वो रिस्क को कम करना होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की एक खासियत ये होती है कि ये ओवर द काउंटर होता है, मतलब इसे ओवर द काउंटर ही एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब कहने का आप ब्रांच में गए, वहाँ पर कर दिया इस चीज़ को। और दूसरा काम ये होता है फ्रेंड्स इसमें कि इसमें काउंटर पार्टी रिस्क होता है। काउंटर पार्टी रिस्क क्यों होता है? क्योंकि दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई भी अपनी बात से पीछे हट सकता है, इसलिए इसमें काउंटर पार्टी रिस्क होता है। अब यही काम अगर जो है हम जो ये कॉन्ट्रैक्ट है इसको एक्सचेंज में, ध्यान रखेंगे, इसको स्टॉक एक्सचेंज में बाई और सेल नहीं किया जाता है, यानी ट्रेड नहीं किया जाता है। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं किया जाता है। अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड भी करने लगें तो फ्रेंड्स उसी को ही फ्यूचर ऑप्शन कहते हैं। जो ये कॉन्ट्रैक्ट इतना हुआ हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, इसी को अगर हम स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करने लगे तो उसे ही हम फ्यूचर कहेंगे। अब उससे फ़ायदा क्या होगा कि काउंटर पार्टी रिस्क हट गया। क्यों? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज मीडिएटर का काम करेगा और अब काउंटर पार्टी रिस्क नहीं रह जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो फ्यूचर्स के बारे में देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए, फ्यूचर आपका क्या होता है? तो फ्रेंड्स, फ्यूचर आर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड इन फ्यूचर एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो फ्यूचर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि ट्रेड किए जाते हैं कहाँ पर? फ्यूचर्स एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज में ही फ्यूचर एक्सचेंज होता है फ्रेंड्स आपका। चाहे फ्यूचर एक्सचेंज कह लीजिए चाहे स्टॉक एक्सचेंज कह लीजिए। तो जब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड किया जाता है एक्सचेंज में, फ्यूचर एक्सचेंज में, तो उसे ही फ्रेंड्स हम फ्यूचर कहते हैं। अंडर अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? सेलर एग्री करता है टू डिलीवर टू द बायर एन स्पेसिफिक सिक्योरिटी या करेंसी या कमोडिटी ऑन स्पेसिफाइड डेट ऑन एट ए फिक्स्ड प्राइस, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? जो सेलर है वो एग्री होता है कि वो बायर को कोई स्पेसिफिक, जैसे कोई सिक्योरिटी हो गई, जैसे ट्रेजरी बिल हो गया, करेंसी हो गई डॉलर, अमेरिकन डॉलर, जापानीज येन, या फिर कोई करेंसी हो गई, या कोई सर्टेन कमोडिटी हो गई आपकी ऑयल को, गैस, जो भी हो गया, वो एक स्पेसिफिक डेट पर उसको देगा। सेलर बेचेगा बायर को, बायर खरीदेगा किसी पर्टिकुलर डेट पर या 3 महीने बाद, 15 तारीख को, जो भी हो, और प्राइस भी पहले से ही फिक्स हो जाता है। तो उसे ही फ्रेंड्स हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फ्यूचर्स रिलेटिंग टू एक्सचेंज रेट, जो आपके एक्सचेंज रेट से रिलेटेड फ्यूचर्स होते हैं फ्रेंड्स, उन्हें करेंसी फ्यूचर कहते हैं। जो इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड फ्यूचर्स होते हैं उन्हें बॉन्ड फ्यूचर्स कहते हैं। जो इक्विटी शेयर मार्केट के फ्यूचर्स होते हैं उनको स्टॉक या इंडेक्स फ्यूचर कहते हैं। ये फाइनेंशियल फ्यूचर कहलाते हैं। जितने भी फ्यूचर की हमने बात की अभी, करेंसी फ्यूचर हो गया या बॉन्ड फ्यूचर हो गया या स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर हो गया फ्रेंड, ये सभी फाइनेंशियल फ्यूचर के नाम से जाने जाते हैं और ये डिस्टिंक्ट होते हैं, ये अलग होते हैं कमोडिटी फ्यूचर से। कमोडिटी फ्यूचर में आपका क्या क्या आता है फ्रेंड? जैसे ऑयल हो गया, मेटल हो गया, या एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हो गए, ये सब कमोडिटी फ्यूचर में आते हैं फ्रेंड्स। ओके, और एक और बात होती है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर ऑफ स्टैंडर्ड साइज विथ प्रीफिक्स सेटलमेंट डेट। तो जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फ्रेंड्स वो स्टैंडर्ड साइज के होते हैं और इनकी सेटलमेंट की जो डेट होती है वो पहले से ही फिक्स रहती है। ध्यान रखिएगा कि जो आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर मैं आपसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करूं तो मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे $100 जो है बेचने हैं या खरीदने हैं, देन इट इज़ ओके। लेकिन मैं अगर आपसे फ्यूचर वाला कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ फॉरवर्ड, चूँकि फ्यूचर वाला कॉन्ट्रैक्ट जो होता है फ्रेंड्स वो आपका स्टॉक एक्सचेंज पर होता है, तो यहाँ पर
$100 लेना है या $15 लेना है, $10 लेना है, ये चीज़ निगोशिएट नहीं हो सकती, ये स्टैंडर्ड साइज का है। अगर स्टॉक एक्सचेंज ने डिसाइड कर रखा है कि जो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा वो $1000 का होगा, कम से कम $1000 या $1000 के मल्टीपल में होगा, तो आप या तो $1000 का फ्यूचर खरीदिए या 2000 का खरीदिए या 3000 का खरीदिए या 4000 खरीदिए। ये मतलब फिक्स होता है, स्टैंडर्ड साइज होने का यही मतलब होता है। आप अपनी तरफ से डिसाइड नहीं कर सकते हैं। फ्यूचर एक्सचेंज में क्या होता है कि 1 यूनिट डिसाइड कर दी जाती है कि 1 यूनिट में एक्सचेंज मतलब 1 यूनिट का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जो 1 यूनिट बराबर होता है $1000 के फ्रेंड्स, ओके, या 1000 आपका ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के। तो अब ये बात सेट हो गई कि 1 यूनिट का जो सौदा होगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो किया जाए 1 यूनिट का होगा, तो 1 यूनिट में $1000 होंगे, तो आपको 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट ऐसे खरीदनी पड़ती है। आप चाहो कि मैं $100 खरीद लूँ तो वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि प्री फिक्स स्टैंडर्ड साइज पहले से ही फिक्स हो चुका होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है फ्रेंड, तो फ्यूचर क्लियर हो गया। अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को जब हम ट्रेड करते हैं एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज हो, फ्यूचर एक्सचेंज में हो, तो उसे ही फ्रेंड्स फ्यूचर कहते हैं। यहाँ पर काउंटर पार्टी रिस्क नहीं रह जाता है। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो सेलर होता है वो एग्री करता है कि वो कोई स्पेसिफिक करेंसी या कमोडिटी स्पेसिफिक डेट पर और फिक्स प्राइस पर बायर को डिलीवर करता है, ऐसा उसके साथ में एग्रीमेंट हो जाता है। फ्यूचर जो एक्सचेंज रेट से रिलेटेड होते हैं उन्हें करेंसी फ्यूचर कहते हैं। इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड बॉन्ड फ्यूचर कहते हैं। इक्विटी प्राइस से रिलेटेड स्टॉक या इंडेक्स फ्यूचर कहते हैं। इन्हें फाइनेंशियल फ्यूचर के नाम से जाना जाता है, और ये कमोडिटी फ्यूचर से अलग होते हैं। फाइनेंशियल फ्यूचर ये सारे हो गए, और कमोडिटी फ्यूचर में आपका ऑयल, मेटल, गैस, एग्रो प्रोडक्ट ये सब आते हैं। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्रेंड्स वो स्टैंडर्ड साइज का होता है। एक बार जो साइज मतलब स्टॉक एक्सचेंज ही साइज डिसाइड करके रखता है, आप अपनी तरफ से डिसाइड नहीं कर सकते हैं। और इसका सेटलमेंट की डेट भी फ्यूचर में फिक्स होती है शुरू में ही। करेंसी फ्यूचर्स आर ट्रेडेड इन मेजर करेंसी। जो करेंसी फ्यूचर होते हैं फ्रेंड वो मेजर करेंसीज में ट्रेड किए जाते हैं, जैसे यूरो में, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में, जापानीज येन में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, कनेडियन डॉलर में, इन टर्म्स ऑफ अमेरिकन डॉलर। ठीक है, तो ये इन सभी में करेंसी फ्यूचर में ट्रेडिंग होती है। मतलब कहने का कि किसी ने कहा कि हमने ग्रेट ब्रिटेन पाउंड खरीदना है, अमेरिकन डॉलर के इतना अमेरिकन डॉलर पे करूंगा, तो इस तरीके के फ्यूचर हो सकते हैं। इसी तरीके से जापानीज येन बेचना है या खरीदना है अमेरिकन डॉलर के रिस्पेक्ट में, तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। एक यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन पाउंड ऑफ 25,000 इज ट्रेडेड एट लंडन इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एक्सचेंज। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि एक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 25,000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का है, जो कि ट्रेड किया जा रहा है कहाँ पर, LIFFE पे। इसका फुल फॉर्म क्या है, लंदन इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एक्सचेंज में ट्रेड किया जा रहा है। और उसमें डिलीवरी डेट क्या है, 28 मार्च की है। और रेट क्या सेट हुआ है कि 1.6650 पर सेलर बेचेगा और बायर खरीदेगा, जबकि स्पॉट एक्सचेंज रेट उस समय क्या चल रहा है, 1.60 का चल रहा है। उस समय जब ये सौदा हुआ है, 28 मार्च अभी दूर है, जिस दिन सौदा हुआ है उस दिन ये हुआ कि हम एक जो है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड आपको बेच देंगे कितने में, 1.6650 में। ठीक है, जबकि उस समय स्टॉक एक्सचेंज जो है $1.60 का ही चल रहा है, यानी एक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की कीमत $1.60 के बराबर है। अब इसमें फ़ायदा होगा, जो बेचेगा उसको फ़ायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस समय 1.60 का बिक रहा है और बाद में 1.6650 का बिकेगा, तो उसको $0.065 का फ़ायदा हो रहा है अभी के हिसाब से। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से क्या बात बनती है कि 28 मार्च को द सेलर वुड डिलीवर द होल्डर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब होगा क्या इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कि 28 मार्च जब आएगी तो जो सेलर है जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो डिलीवर करेगा 25,000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, किसको, जिसने खरीदा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का या होल्डर है जो कॉन्ट्रैक्ट का, अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ इक्विवेलेंट USD एट दिस मच। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 28 तारीख जब आएगी तो एक USD के बदले में, एक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के बदले में जो बायर होगा उसको 1.6650 देने होंगे हर एक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के बदले में। अब ये ऐसा सौदा सेट हुआ था। तो अब इसमें फ़ायदा और नुकसान कहाँ पर होता है फ्रेंड, तो देखिए चूंकि नेट सेटलमेंट वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो नेट सेटलमेंट में फ़ायदा क्या होता है, जिसने बेचना था, जो बाई कर रहा था, उसने क्या कहा कि हम 1.6650 में खरीदेंगे $1, मतलब एक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को इतने डॉलर में खरीदेंगे। ठीक है, अब अगर जब मार्केट जिस समय 28 मार्च को अगर मान लीजिए
एक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है आपका, एक पाउंड अगर आपका $1.70 का हो गया, तो देखिए अब इसका मतलब ये हुआ कि जो बायर है उसको $1.70 के हिसाब से बाई करना पड़ेगा। तो बायर को नुकसान हो रहा है, क्यों? क्योंकि बायर ने ये कहा था कि हम तो भाई खरीदेंगे 1.6650 में। बायर ने क्या कहा था कि हम 1.6650 में खरीदेंगे, लेकिन अब उसको खरीदना कितने का पड़ रहा है? 1.70 का। तो ये जो डिफरेंस है फ्रेंड्स यहाँ पर 1.6650 और 1.700 का, तो यानी $0.035 पर पाउंड के हिसाब से इसको पे करना पड़ेगा। किसको? सेलर को पे करना पड़ेगा। किसको? बायर को। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बायर ने कहा था कि हम इतने में खरीदेंगे, एक पाउंड इतने का खरीदेंगे, मार्केट में रेट इतना चल रहा है, तो फायदा यही तो कमाएगा वो कि भाई डॉलर इतने का उसने चालाकी कर ली ना, उसने ये कहा कि हम डॉलर इतने, जो बायर है उसने चालाकी करी है एक तरह से कि हम भाई इतने का ही 1.6650 का खरीदेंगे आपसे। अब अगर मार्केट में सोचिए ये दो का हो जाए, 2.00 का हो जाए, तो इसका और इसका जो डिफरेंस होगा उतना पैसा सेलर को उसको देना पड़ेगा, ताकि यही प्रॉफिट है उसका जो बायर का। अब अगर इसका उल्टा केस हो जाए, खरीदने के लिए उसने बायर ने इतने का कहा था, लेकिन मार्केट में 1.50 का हो जाए, मतलब अब 1.50 का हो गया और बायर ने कहा था कि हम खरीदेंगे 1.6650 का, तो अब इसको, अब ये पीछे नहीं हट सकता है, इसको 1.6650 का ही खरीदना पड़ेगा। तो 1.50 और इसके बीच के जो डिफरेंस होगा फ्रेंड्स, वो पेमेंट किसको करनी पड़ेगी? बायर को करनी पड़ेगी, सेलर को। यहाँ पर सेलर को फ़ायदा हो रहा है, ध्यान देंगे। अगर इसका दाम घट जाता है, 1.50 हो जाता है, तो ये सेलर को फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि सेलर अब इतने ही दाम में बेचेगा। सेलर इतने ही दाम में बेचेगा, भले ही मार्केट में ये एक डॉलर का क्यों ना हो जाए, है ना, लेकिन वो उतने का ही बेचेगा। और अगर दाम बढ़ जाता है 1.80 1.90 हो जाता है, तो ये जो बायर है उसको फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि अब सेलर को महंगे में खरीदना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये बेसिक फंडा था जो मैंने आपको समझाया यहाँ पर। इफ द मार्केट प्राइस इज लेस देन द कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस, द बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल वियर द लॉस, है ना। तो अगर मार्केट प्राइस लेस हो जाता है कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ये है और मार्केट प्राइस 1.50 हो जाता है, तो इसको खरीदना इतने में ही पड़ेगा। तो जो बायर है उसको, कॉन्ट्रैक्टर, उसको लॉस वियर करना पड़ेगा। अनलाइक द ऑप्शन, ऑप्शन में क्या होता है कि चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करो, चाहे तो ना एग्जीक्यूट करो, लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होता, फॉरवर्ड में ऐसा नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय बोथ द पार्टीज ऑन द ड्यू डेट एट एग्रीड फ्यूचर रेट। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि दोनों पार्टियों को कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा एग्रीड, जिस ड्यू डेट पर बात हुई है और जिस फ्यूचर रेट पर बात हुई है उस पर इसे करना पड़ेगा। देखिए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक जैसे ही होते हैं, लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंस इसमें हैं। एक तो द बायर एंड सेलर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट डील विथ ईच अदर, है ना। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, सॉरी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्रेंड्स, उसमें बायर और सेलर जो है कॉन्ट्रैक्ट के, वो खुद एक दूसरे के साथ डील नहीं करते हैं, बल्कि दे डील विथ फ्यूचर एक्सचेंज एज काउंटर पार्टी। मतलब वो काउंटर पार्टी बनाते हैं किसको? फ्यूचर एक्सचेंज को। और एक्सचेंज गारंटीज द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और एक्सचेंज जो है गारंटी करता है कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूट जरूर होगा। कहने मतलब ये हुआ कि जैसे एक शेयर मार्केट का एग्जांपल ले लीजिए। अगर मान लीजिए आपको रिलायंस के 100 शेयर खरीदने हैं, ठीक है, रिलायंस के 100 शेयर खरीदने हैं, तो आप रिलायंस में जा करके 100 शेयर खरीदने की बात नहीं करते। आप क्या करते हैं? अपनी वेबसाइट में लॉगिन करते हैं, जहाँ से भी आप ट्रेडिंग करते हैं, और वहाँ पर 100 शेयर खरीदने की कोशिश करते हैं। जब आप 100 शेयर खरीदने की कोशिश करते हैं, उसी समय जब कोई 100 शेयर बेच रहा होता है, तो उसको आपको दे दिया जाता है 100 शेयर, जिसने बेचा वो शेयर आपको दे दिया गया, इसके पैसे इसको लौटा दिए गए, आपके पैसे एक्सचेंज ने काट लिए। तो कुल मिला करके एक्सचेंज जो है एक मीडिएटर का काम करता है। तो जो बायर है या सेलर है, जो शेयर का बायर है, जो शेयर का सेलर है, वो एक दूसरे के साथ कोई कांटेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि एक मीडिएटर जो एक्सचेंज होता है वो सारे काम बीच के करता है। आपको बस ये बताना होता है कि मुझे 100 शेयर खरीदने हैं, और इसको ये बताना होता है कि हमें 100 शेयर बेचने हैं। बाकी का सारा काम ये मीडिएटर कर लेता है, और हमें पता भी नहीं चलता है कि किसने खरीदा और किसने बेचा है फ्रेंड्स। ओके, ये हो गई बात। तो बायर और सेलर कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के साथ डील नहीं करते हैं, बल्कि फ्यूचर एक्सचेंज जो है काउंटर पार्टी की तरह काम करता है। अब अगर ये काउंटर पार्टी हो गया तो काउंटर पार्टी रिस्क नहीं रह जाता है। फ्यूचर ऑप्शन में कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं रह जाता है। अनलाइक फॉरवर्ड, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्टर, अब फॉरवर्ड क्या होता है, इनकी ट्रेडिंग नहीं होती है। मैंने आपको बताया कि अगर फॉरवर्ड ट्रेड किए जाने लगे तो उसे ही फ्यूचर कहते हैं। तो वही बात होगी कि फॉरवर्ड ट्रेड नहीं कहते हैं, जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर एक्टिवली ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज एंड कॉन्ट्रैक्ट आर बॉट एंड सोल्ड सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग अ डे। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक बार हो गया तो उसकी आगे इधर उधर नहीं जाता है,
लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका ट्रेड होता रहता है और ये दिन भर में कई बार खरीदा और बेचा जाता है। तो जो आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्रेंड्स, वो ट्रेड किया जाता है और दिन भर में कई बार खरीदा और बेचा जाता है। अब इंडिया में जो है आपका फ्यूचर मार्केट जो है अमेरिकन यूएसडी और आईएनआर की जो फ्यूचर मार्केट थी वो अगस्त 2008 से एक्टिव हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी फ्रेंड्स? यूएसडी आईएनआर की जो फ्यूचर मार्केट थी वो 2008 में स्टार्ट हुई थी फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले 2008 में ये आई थी जब अमेरिकन डॉलर और आईएनआर का फ्यूचर मार्केट आया था, और फिर जाकर के 2009 में क्रॉस करेंसी भी स्टार्ट हो गई थी। 2009 में यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जापानीज येन आईएनआर, ये सब भी ट्रेडिंग शुरू हो गई थी। तो ध्यान रखेंगे ज़रा सा कि इंडिया में फ्यूचर मार्केट जो है यूएसडी आईएनआर की कब शुरू हुई थी? अगस्त 2008 में स्टार्ट हुई थी। अब कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है फ्यूचर का फ्रेंड्स, आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉन्ट्रैक्ट साइज फिक्स होता है। द कॉन्ट्रैक्ट साइज इज 1 यूनिट व्हिच डिनोट यूएसडी $1000। ठीक है, तो कहने मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट साइज 1 यूनिट होता है और ये अमेरिकन डॉलर 1000 अमेरिकन डॉलर के बराबर होता है और सारे सेटलमेंट रुपए में रुपए में होते हैं। ध्यान रखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट साइज फिक्स होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है और 1 यूनिट आपका 1000 अमेरिकन डॉलर के बराबर होती है। अब अगर आपने 3 यूनिट खरीदी तो आपको $3000 का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। ट्रेडिंग इन क्रॉस करेंसी रूपी कॉन्ट्रैक्ट, क्रॉस करेंसी रूपी कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रेडिंग शुरू हुई थी। यूरो आईएनआर, जीपीबी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड आईएनआर, जापानीज येन आईएनआर, इनकी भी शुरू हो गई थी। कब शुरू हुई थी? 2009 में, लास्ट क्वार्टर ऑफ 2009 में, विथ कॉन्ट्रैक्ट साइज 1 यूनिट। और 1 यूनिट अगर देखिए, चाहे अमेरिकन डॉलर हो उसकी भी 1 यूनिट $1000 के बराबर है, यूरो 1000 यूरो के बराबर है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड भी आपका 1000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के बराबर है। लेकिन जापानीज येन को ध्यान रखिएगा, 1 लाख जापानीज येन लगते हैं तब वो 1 यूनिट होता है। बहुत ध्यान रखेंगे इस बात को कि जापानीज येन अगर 1 यूनिट कहा जाए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में तो इसका मतलब 1 लाख जापानीज येन आप खरीद और बेच रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, करेंसी फ्यूचर्स आर ट्रेडेड एक्टिवली इन फ्यूचर सेगमेंट ऑफ एनएससी एंड बीएससी। तो जो करेंसी फ्यूचर्स होते हैं फ्रेंड्स वो एक्टिवली ट्रेड किए जाते हैं। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का फ्यूचर सेगमेंट होता है उसमें अच्छे से इसको ट्रेड किया जाता है। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर और कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न ऑन द फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी। इंटरेस्ट रेट जो फ्यूचर होते हैं फ्रेंड्स, इसके अलावा इंटरेस्ट रेट फ्यूचर भी होते हैं, वो किस पर बेस्ड होते हैं? फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी पर बेस्ड होते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल और बॉन्ड पर बेस्ड होते हैं और इनका साइज भी फिक्स होता है। तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर अगर जो है ट्रेजरी बिल पर बेस्ड होता है तो ये शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर ट्रेजरी बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड पर होता है बेस्ड तो ये मीडियम और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट फ्यूचर को प्रदर्शित करता है या दिखाता है। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर आर द मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट टू हेज इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क को हेज करने के लिए सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है फ्रेंड्स? इंटरेस्ट रेट फ्यूचर होता है। ट्रेजरी बिल बीइंग रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट, ट्रेजरी बिल आपके रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसलिए मूवमेंट ऑफ मार्केट रेट ऑफ द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की मार्केट में इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट क्या है, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट का मूवमेंट क्या है, उसको डिफाइन करने के लिए ट्रेजरी बिल जो है सबसे बेस्ट इंडिकेटर होते हैं, क्योंकि ये रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ट्रेजरी बिल आर ट्रेडेड एट ए डिस्काउंट। जो ट्रेजरी बिल होते हैं फ्रेंड्स वो डिस्काउंट पर ट्रेड किए जाते हैं, यानी अगर 100 रुपये फेस वैल्यू होती है तो 90 रुपये, 92 रुपये ऐसे ट्रेड किए जाते हैं। और जो ये डिस्काउंट होता है फ्रेंड्स वो आपके उस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट रेट के बराबर होता है। कहने मतलब मान लीजिए अगर जो है कोई ट्रेजरी बिल जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है, अगर उस पर 96 रुपये पर डिस्काउंट करके बेचा गया है तो इसका मतलब हुआ कि जब इस ट्रेजरी बिल की मेच्योरिटी मान लीजिए 3 महीने बाद मेच्योर होगा तो इस पर आपको कितने रुपए का वो मिलेगा? 4 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि 96 रुपये में खरीदा है, 3 महीने बाद अब इसे 4 रुपये में 100 रुपये में बेचेंगे तो 4 रुपये का जो ये फ़ायदा होता है यही आपका इंटरेस्ट है। तो एक तरीके से देखा जाए तो 4% इंटरेस्ट आपने कमाया कितने दिन में? अगर ये 3 महीने का है तो 3 महीने में कमा लिया, तो 12 महीने में आपका जो है 16% है ना, 4 चौके 16% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। अब इसी जगह पे आपका जो ट्रेजरी बिल है मान लीजिए 1 साल का है, 100 रुपये का फेस वैल्यू थी, 96 रुपये में आपने उसे खरीदा, तो कुल मिलाकर के आपको 4 रुपये मिले 1 साल में। 1 साल में 4 रुपये मिले, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। तो वही कह रहे हैं कि ट्रेजरी बिल ट्रेडेड किए जाते हैं डिस्काउंट पर, और ये जो डिस्काउंट होता है वो इंटरेस्ट रेट के इक्वल होता है उस टाइम पीरियड के। हेज इज बेस्ड ऑन द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस। कहने मतलब यह है कि जो हेजिंग की जाती है वो कैसे की जाती है? इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड के प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड का प्राइस घटेगा, अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो बॉन्ड का प्राइस
बढ़ेगा। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है। इंटरेस्ट रेट गोज अप तो बॉन्ड प्राइस कम डाउन, बॉन्ड प्राइस वुड मूव अप इफ़ इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन। तो मतलब कहने का अप एंड डाउन जो मूवमेंट होती है फ्रेंड्स, उसी बात का यहाँ पर फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर देखिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। पहली बात तो ये कि जो बायर और सेलर होते हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे से डील नहीं करते, बल्कि काउंटर पार्टी की तरह काम करता है फ्यूचर एक्सचेंज, ठीक है। और फ्यूचर एक्सचेंज चूँकि इसमें काम कर रहा होता है, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये गारंटी भी देता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अब चूंकि काउंटर पार्टी एक्सचेंज है इसलिए कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं रहता है। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं, जबकि फॉरवर्ड ट्रेड नहीं किए जाते हैं। इंडिया में अगस्त 2008 से जो फ्यूचर मार्केट है यूएसडी और आईएनआर की, वो शुरू हुई थी। कब? अगस्त 2008 में। और अगस्त ये आपका 2009 में जाकर के क्रॉस करेंसी रूपी के शुरू हुए, ट्रेडिंग भी शुरू हो गई। पहले यूएसडी आईएनआर ही आया था, बाद में यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जीपीवाई, ये 2009 एक साल बाद इसमें आ गया। कॉन्ट्रैक्ट साइज जो होता है फ्यूचर का वो पहले से ही फिक्स होता है फ्रेंड्स, एक यूनिट को डिनोट करता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट साइज एक यूनिट होता है। और एक यूनिट का मतलब 1000 अमेरिकन डॉलर या 1000 यूरो या 1000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड होता है। लेकिन जापानीज येन के केस में ये 1 लाख जापानीज येन के बराबर होता है। करेंसी फ्यूचर जो है स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं और स्टॉक एक्सचेंज के फ्यूचर सेगमेंट में प्रॉपर्ली इनको ट्रेड किया जाता है। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर जो कि इंटरेस्ट रेट रिस्क को हेज करने के काम आते हैं, वो जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बेस्ड ऑन किस पर बेस्ड होते हैं फ्रेंड्स, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ पर बेस्ड होते हैं। और ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी कौन सी, जैसे ट्रेजरी बिल और बॉन्ड होता है, जो कि स्पेसिफाइड साइज के होते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट अगर ट्रेजरी बिल पर बेस्ड होगा तो वो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कहलाएगा। अगर कोई जो है ट्रेजरी बॉन्ड या फिर जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड पर बेस्ड होगा तो वो मीडियम या लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कहलाता है। और इंटरेस्ट रेट जो फ्यूचर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, इंटरेस्ट रेट इसको हेज करने के लिए जाने जाने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ट्रेजरी बिल चूँकि रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट होता है, इसलिए ट्रेजरी बिल के इंटरेस्ट रेट में जो चेंजेज आते हैं वो मार्केट के इंटरेस्ट रेट के चेंजेस को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ट्रेजरी बिल आर ट्रेडेड एट डिस्काउंट, ट्रेजरी बिल को डिस्काउंट पर ट्रेड किया जाता है। और डिस्काउंटिंग इक्वल होती है इंटरेस्ट रेट ऑफ फ्यूचर के, जो डिस्काउंटिंग होती है वो इंटरेस्ट रेट ऑफ उस पीरियड के इंटरेस्ट रेट के बराबर होती है। जैसा कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि कोई आपने मान लीजिए कोई ट्रेजरी बॉन्ड जो है जो कि 96 रुपये में आपने ख़रीदा है, और अगर उसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है, तो आपको जब 1 साल बाद आप इसे बेचोगे तो आपको 4 रुपये जो मिलेंगे, यही 4 रुपये आपका रेट ऑफ, यही 4 रुपये आपका इंटरेस्ट है। 4 रुपये कितने में कमाया, 100 रुपये में कमाया, तो ये 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकल करके आता है फ्रेंड्स, ओके। जो हेज इज बेस्ड ऑन, और जो ये हेजिंग करते हैं इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में, जो हेजिंग होती है वो इन्वर्स रिलेशनशिप जो होती है इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड के प्राइस में, उसी बात का यूज किया जाता है। इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड के प्राइस में इन्वर्स रिलेशनशिप का फ़ायदा उठा करके ही हेजिंग की जाती है। इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है जब तो बॉन्ड का प्राइस नीचे आता है, अगर बॉन्ड का प्राइस जो है ऊपर जाएगा तो इंटरेस्ट रेट नीचे आता है, ठीक है। जस्ट अपोजिट रिलेशनशिप होती है। रूपी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर मार्केट जो है हमारे देश में शुरुआत में 2003 में लॉन्च की गई थी, लेकिन ये अटेम्प्ट फेल हो गया था। काफ़ी सारे कारण थे, ध्यान रखेंगे कि रुपए का इंटरेस्ट रेट जो फ्यूचर था वो 2003 में लॉन्च किया गया था आरबीआई द्वारा, लेकिन ये फेल कर गया था। तो इसको जो है आरबीआई और सेबी ने मिल करके रीलॉन्च किया अगस्त 2009 में, तब जा करके ये सक्सेसफुल हो पाया है। अब इसमें जो आपका रूपी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर है फ्रेंड्स, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट का साइज होता है वो 2 लाख रुपए होता है। कॉन्ट्रैक्ट साइज ही 2 लाख, और बेस्ड ऑन जो कॉन्ट्रैक्ट का साइज होगा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट का साइज होता है रूपी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में जो कॉन्ट्रैक्ट का साइज है वो 2 लाख रुपए होता है। और ये बेस्ड होता है 6 साल, 10 साल और 13 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर। और 6 साल, 10 साल और 13 साल यानी अंडरलाइंग प्रोडक्ट हो गए, डेरिवेटिव है तो ये अंडरलाइंग इसके प्रोडक्ट हो गए। और इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उनकी मैच्योरिटी कितनी होती है, 4 साल से 8 साल। मतलब कहने का ये जो 6 साल वाली सिक्योरिटी पर बेस्ड है, 6 साल वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर जो बेस्ड होगा, उसकी मैच्योरिटी पीरियड 4 साल से 8 साल है, कभी भी जो है ब्रेक किया जा सकता है। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की बात कर रहे हैं, भले ही सिक्योरिटी 6 साल की बेस्ड है, लेकिन इस पर आधारित जो आपका इंटरेस्ट रेट फ्यूचर है वो 4 साल से 8 साल के बीच में मैच्योरिटी रखता है। जो 10 साल वाला है 2 साल इसका 8 साल और 11 साल होता है, और जो 13 साल वाला है इसकी 11 साल और 15 साल होती है रेजिडुअल मैच्योरिटी। ऑल द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर स्टैंडर्डाइज साइज, जितने भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो स्टैंडर्डाइज साइज के होते हैं। मैंने आपको बता ही दिया, $1000 आपको खरीदना पड़ेगा, या 1000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड आपको खरीदना पड़ेगा, या 1000 यूरो आपको परचेज करना पड़ेगा, या 1 लाख जो है आपको जापानीज येन खरीदना पड़ता है। ये फिक्स होता है।
इतनी चीज़ें 1 यूनिट के बराबर होती हैं। हैंस सेवरल कॉन्ट्रैक्ट नीड टू बी परचेज टू हैज अंडरलाइंग एक्सपोजर फुली। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपको कुल मिला करके $5,60,700 को कवरअप करना है। मान लीजिए कोई आपको इतना कोई एक्सपोर्टर है, उसको कुल मिला करके इतने अमेरिकन डॉलर मिलने हैं, 5,60,700। अब चूँकि वो अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद करके अपने आप को मैनेज करना चाहता है, मान लीजिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद करके उसको मैनेज करना चाहता है, तो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट केवल $1,000 का होता है। तो अब अगर आपको इसको कवरअप करना है तो 561 जो है कॉन्ट्रैक्ट परचेज करने पड़ेंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट परचेज करने पड़ेंगे। 561 फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट उसको परचेज करना पड़ेगा, तब जा करके ये 5,61,000 अमेरिकन डॉलर के बराबर होगा। बात समझ में आई या नहीं आई आपको? जैसे मान लीजिए आपको 20,000 अमेरिकन डॉलर को हेज करना है, मतलब इसमें कोई रिस्क ना रहे, खरीदना है या बेचना है, जो भी करना है, तो आपको $1,000 का एक आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 यूनिट, तो आपको कम से कम 20 यूनिट परचेज करनी पड़ेगी। 20 यूनिट जब आप परचेज करेंगे तब ये $20,000 के बराबर होगा और तब जा कर के ये हेज हो पाएगा। समझ रहे हैं? यही बात यहाँ पर लिखी हुई है फ्रेंड्स। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती चाहिए। रूपी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर जो मार्केट है वो हमारे देश में 2003 में लॉन्च हुई थी, लेकिन फेल कर गई। फिर फर्दर इसे 2009 में लॉन्च किया गया और 2009 में ही जो क्रॉस करेंसी आपका GBP INR या आपका JPY जैपनीज येन का INR, ये क्रॉस करेंसी वाले भी 2009 में ही लॉन्च किए गए थे। और 2008 में अगस्त 2008 में पहली बार जो है USD INR की फ्यूचर मार्केट इंट्रोड्यूस की गई थी। फ्रेंड्स, ये पूछा गया है इसलिए मैं बार बार यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ आपको। तो 2003 में हमारे देश में रूपी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर मार्केट इंट्रोड्यूस की गई, जो 2009 में रीलॉन्च की गई, तब जाके सक्सेसफुल हुई है। और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है 2 लाख होता है। इनकी मेच्योरिटी पीरियड जो है, जो जिस सिक्योरिटी पर ये बेस्ड होते हैं वो 6 साल, 10 साल और 13 साल की होती है। जो 6 साल वाली है उसमें जो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर आप परचेज करोगे उसकी मेच्योरिटी पीरियड 4 से 8 है। जो 10 साल वाले पर बेस्ड है उसकी जो है 8 से 11 है। और जो आपकी 13 साल वाली है वो 11 से 15 है फ्रेंड्स। ओके, तो ये बात आपको क्लियर हो जाती है। ऑल द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर ऑफ स्टैंडर्ड साइज। जितने भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो स्टैंडर्ड साइज के होते हैं। इसलिए आपको अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है मतलब अगर चाहते हैं कि जो रिस्क है उसको हेज करना चाहते हैं, तो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट परचेज करने पड़ेंगे उतने ही टाइम्स परचेज करने पड़ते हैं कि ताकि आपकी हेजिंग प्रॉपर हो पाए। अगर किसी एक्सपोर्टर को मान लो इतने डॉलर मिलने हैं, तो इतने डॉलर अगर उसको मिलने हैं तो वो इतने डॉलर को बेचेगा, तो उसको सेल करना पड़ेगा, उतने ही फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। $1,000 के कितने कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे ताकि $5,60,700 उसके कवरअप हो जाएं, तो उसको 5,561 जो है खरीदने पड़ेंगे 1,000 के कॉन्ट्रैक्ट, तब जा करके ये पूरा का पूरा हेज हो पाएगा फ्रेंड्स। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्वैप के बारे में। वैसे तो हमने अब सारा कुछ पढ़ ही लिया है, फॉरवर्ड पढ़ लिया, फ्यूचर पढ़ लिया, ऑप्शन पढ़ लिया, केवल स्वैप के बारे में पढ़ना रह गया, बाकी और कुछ बचता नहीं है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।